प्यारे बच्चों, आज हम लोग चाणक्य स्टडी पॉइंट द्वारा आयोजित मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्ग 8वां का आंसर शीट लेकर के मैं आया हूं। यह परीक्षा 19/12/2020 को हुआ और इसमें कुल 100 प्रश्न हैं और जिसके लिए प्रत्येक के लिए आप लोगों को 4 नंबर दिए जा रहे हैं। वैसे इसमें कुल मार्क्स 100 ही लिखा गया है, ये संभवतः प्रिंटिंग का दोष हो, लेकिन ये आपको प्रत्येक के लिए 4 नंबर के आधार पे आपको 400 नंबर पर मार्किंग होगा। तो आप लोग, मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया होगा। बस आप अपने परफॉर्मेंस को मेरे आंसर शीट से मिलाएं और देखें कि आपने कितना सही किया है और आपका कितना जो है आपसे गलती से बाय मिस्टेक जो है आपने उसका उत्तर को गलत दिया है। सबसे पहले चाणक्य स्टडी पॉइंट के बारे में मैं बता दूं कि यह पिछले 10 वर्षों से मैथमेटिक्स ओलंपियाड करवाते आ रही है ताकि आसपास के बच्चे को जो भी इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं उनको मैथमेटिक्स के प्रति इंटरेस्ट जगे और मैथमेटिक्स में अपना करियर बना सके और विशेषकर मैट्रिकुलेशन में जो मैथमेटिक्स के प्रति एक जो अजीबोगरीब भय होता है उससे मुक्ति मिल सके। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या पहला की ओर। कहा जा रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रश्न है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित जैसे ही कोई घटना होगी तो इसकी प्रायिकता हमेशा जो है 1 होगी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरा की ओर कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम क्या होगा। तो यहाँ है 30, 20, 36 और 40। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा 36, चूँकि 2 पासे में 6 का होता है और इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ये परिणाम 36 है। अगला प्रश्न है कि 2, 3, 4, 7, 10, 11, 20 का परिसर क्या होगा। अगर परिसर की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इस परिसर का मतलब होता है कि अधिकतम जो यहाँ पर अंक है वो है 20 और न्यूनतम 2, तो इसको अगर माइनस करते हैं तो परिसर निकलता है, तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी 18। अगला प्रश्न है कि प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 3 का माध्य हो जाएगा 1, 2, 3 और 0, यानी कि 1 हो जाएगा। फिर आगे चूँकि 1 कैसे होगा आप समझ सकते हैं, मैं बता दूँ 1 कैसे होगा कि प्रथम 3 पूर्ण संख्या, तो 0, 1, 2 ये प्रथम 3 और इसको हम लोग 3 से अगर भाग देते हैं तो 2, 1, 3, 3/3 यानी उत्तर हो जाएगा 1, तो जो कि ये है। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर, यदि वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप आपस में समान हो तो उसका त्रिज्या कितना हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² बराबर परिमाप 2πr, ये दोनों बराबर है तो r कैंसिल हो गया 1, पाई कैंसिल हो गया तो r बराबर कितना हो गया 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 का बी यानी कि 2। अगला प्रश्न पर हम लोग देखते हैं कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो परिधि क्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्या यानी 2πr, तो 2r हो गया 28, इधर 22/7, 7 चौके 28 तो 22 चौके 88, यानी 6 का उत्तर हो जाएगा बी। 7 का बात करें बेलन का आयतन कितना होता है, तो इसका फार्मूला यहाँ पर हम लोग को जानना है। तो फार्मूला इसका तो हम लोग जानते ही हैं πr² h, यानी कि 7 का उत्तर भी हो जाएगा बी। हम लोग 8 की बात करें कि बेलन, शंकु, घन इत्यादि किस प्रकार की आकृति है, द्विविमीय यानी कि 2D, 3विमीय यानी 3D या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से हम लोग जान रहे हैं कि चूँकि इसमें 8 का उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि ये 2 विमीय त्रिविमीय होता है, 3D होता है। फिर कह रहा है कि 120 का 10% कितना होगा। तो ये अंकगणित से है, तो 120 का मतलब गुना 10%, प्रतिशत हटाए तो नीचे 100 आ गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। फिर है कि 3, 4 किस चतुर्थांश में, दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए। 11 की बात करें हम लोग, 11 नंबर सवाल है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी 99 और सबसे छोटी 10, तो अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 109,
यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी, 11 का सी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, पाई और डी में क्या संबंध है? तो पाई और डी में क्या संबंध है? तो या तो अगर डी बराबर 2r या अगर r निकालना है तो d/2। देखते हैं कौन इससे मिलता है। तो डी बराबर 2r, ये ज़्यादा सही है। और ओहो, ये भी तो होगा r बराबर d/2 यानी दोनों, तो इसका लिए उत्तर होगा सी। 154 क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ पर बहुत सरल सा सवाल है। 154 यानी कि पाई r स्क्वायर बराबर 154, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, r स्क्वायर नहीं मालूम, 154, 22 सत्ते 154, 7 सत्ते 49, 49 का वर्गमूल हो जाएगा r यानी कि 7, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर यानी कि 13 का डी। 14 की बात करते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ऊंचाई 9, त्रिज्या 7, तो बेलन तो पाई का मान हो गया 22/7 और r स्क्वायर, r हो गया 7 का स्क्वायर और h हो गया 9, 7 7 कैंसिल, 9 सत्ते 63 गुना 22 करते हैं तो 14 का उत्तर हो जाता है बी यानी 396। हम लोग बात करते आगे कि 15 नंबर में कहा जा रहा है यदि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर, उत्तर हो जाएगा 15 का सी। 16 की बात करें, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो 16 में अगर हम लोग देखते हैं तो 16 का उत्तर हो जाएगा बी, आधार गुना ऊंचाई। 17 की बात करें, पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? तो 17 का उत्तर हो जाएगा सी, 540। उसके बाद बात करते हैं घन या घनाभ में कितने कोण होते हैं? तो ये कोण हो जाते हैं 8, 18 का डी। 19 की बात करते हैं घन या घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं? तो विकर्ण होते हैं 19 यानी कि 4। 20 में बात करें इनमें से कौन वर्ग संख्या है? तो 400 वर्ग संख्या है, तो 400 का 20, 196 का 14, 144 का 12 यानी कि सभी डी। अगर हम लोग बात करें 1 - 1 पे पावर -1 पे पावर जो है 2223, तो जैसे ही यहाँ विषम है तो इसका उत्तर भी होगा क्या? माइनस ही, यानी कि ये हो जाएगा 21 का बी। 22 की बात करें 3 पे पावर n बराबर 243, तो 3 पे पावर n तो इधर 3 पे पावर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा 22 का उत्तर हो जाएगा डी यानी n पे पावर 5, 3 पे पावर 5 जो कि इसका सॉल्व होगा। 22 के बाद हम लोग दूसरे पेज में इन कर रहे हैं। दूसरा पेज का पहला प्रश्न है यदि एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब हो तो प्रत्येक भुजा क्या होगा? तो घन का आयतन 729 को घन रूट में लेके आ जाना है। तो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 का ना, 23 का उत्तर हो जाएगा ए यानी कि 9, 9 नमा 81, 81 नमा 729। ठीक है। दो लगातार विषम तथा सम संख्याओं का अंतर क्या होगा? दो लगातार विषम और सम संख्याओं का अंतर, तो हम लोग जान रहे हैं कि 24 का उत्तर हो जाएगा ए, चूँकि लगातार विषम संख्या 1, 3 तो इसका भी अंतर 2, 2, 4 सम संख्या इसका भी अंतर 2। बात करते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल की। 25 का भिन्नात्मक रूप क्या होगा? 25%, 25/100 यानी कि 4:1:4, 1:4 यानी कि उत्तर हो जाएगा सी, 25 का सी। 26 किस संख्या का योज्य प्रतिलोम वही संख्या होता है? तो 26 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा डी। 27 की बात करें, 27 में किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या का योग क्या होता है? तो 27 का उत्तर हम लोगों को मिलता है फिर ए, 0 ही। 28 की बात करें तो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या क्या होता है? तो 28 का उत्तर हो जाएगा डी। 29 को अगर हम लोग देखते हैं तो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, 29 का उत्तर हो जाएगा सी। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका गुणन क्या
होता है तो 30 का उत्तर हो जाएगा ए। 31 का 4⁻²n 256। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि n का वैल्यू जो है वो है बी, इसका उत्तर होगा यानी कि 2। इनमें से पूर्णांक कौन है? 32 नंबर की बात करें, इनमें से पूर्णांक कौन है? तो 1/2, 1/3, -3 और 3/4। तो 32 का हम लोग देख रहे हैं क्या, सी। इनमें से कौन न तो ऋणात्मक पूर्णांक है न ही धनात्मक पूर्णांक है? तो न तो ऋणात्मक न तो धनात्मक, तो ये 33 का हो जाएगा डी। 34 नंबर की बात करें तो 0.0025 का वर्गमूल क्या होगा? तो 0.0025 का वर्गमूल, तो 5 का वर्गमूल 5, 1, 2, 3, 4 यानी 0.02, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 34 का सी। 35 की बात करें तो 35 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 3। 36 की बात करें, गोला का आयतन क्या होता है? तो 4/3 गोला का क्षेत्रफल 4πr² यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 36 का सी। 38 में है पाई, बत्तीस हो गया, 33, 34, 35 देख लिए हम लोग। 36 में हम लोग देखते हैं गोला का क्षेत्रफल 4πr² हो गया। 37 की बात करें तो 9,999/n का मान क्या होगा यदि n बराबर 0? तो वैल्यू जैसे ही किसी पर 0 देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है कि सीधा 1 हो जाता है। वो कोई भी चीज़ पर अगर हम लोग हाथी पर भी पावर 0 दे देंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग समझ लें कि कितना भी बड़ा अंक हो, लेकिन अगर उस पर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू सीधी 1 हो जाएगा। पाई का मान किसके बराबर होता है? तो पाई का मान 22/7 ठीक है, 3.14 ये भी ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा सी, दोनों। 39 की बात करें तो 39 नंबर में है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु जैसे ही है तो तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर, यानी 60, 60, 60, तो 180 हो जाएगा तीनों कोणों का योग। तो 39 का उत्तर हो जाएगा सी। 40 की बात करें हम लोग, 40 नंबर में है रैखिक युग में सभी कोणों का योग कितने डिग्री होता है? तो रैखिक युग में सभी कोणों का योग हमेशा जो है 180 डिग्री होगा, यानी 40 का उत्तर हो जाएगा सी। 41 की बात करें, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण होते हैं? तो अधिकतम 3 न्यून कोण हो सकते हैं, 41 का उत्तर भी हो जाएगा सी। 42 की बात करें, किसी त्रिभुज में 3 बाह्य कोण का योग कितने अंश का होता है? तो तीनों बाह्य कोण का योग अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा किसी भी त्रिभुज में ना, तो 12 36 में से 180 घट गया तो 180, यानी कि 42 का उत्तर हो जाएगा 360 ठीक है। 3, 4, 5 पाइथागोरीय त्रिक है, हाँ या ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 4, 5 पाइथागोरीय त्रिक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है दोनों का योग। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो चतुर्भुज में निश्चित रूप से 2 विकर्ण होते हैं, 44 का उत्तर हो जाएगा ए। 45 इनमें से कौन वर्ग संख्या है? तो वर्ग संख्या यही है 3, 3, 6, तो 125 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये यानी कि उत्तर हो जाएगा बी। तो हम लोगों ने देखा 44 में कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो चतुर्भुज में निश्चित रूप से 2 विकर्ण होंगे। 45 की बात करें, इनमें से वर्ग संख्या कौन है? तो 45 को अगर हम लोग देखते हैं तो 45 में इसका उत्तर हो जाएगा बी। 46, 11 का क्यूब क्या होगा? तो 1331। 47, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 किसके बराबर है? 3 पे पावर 4 डी। 48, 12 a⁸ डिवाइडेड बाय 6 - 6 a⁻6 b⁴।
तो इसका अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 48 का उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चूँकि इसमें जो होगा सॉल्व करके वो आएगा, वो नहीं होगा। भागफल का क्या होगा इसमें, तो 49 का अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी x-3/x+3। 50 नंबर का जो सवाल है, समीकरण इतना का m का मान क्या होगा। तो इसमें समीकरण 50 में अगर देखते हैं तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ए। 51 दो संख्याओं का अंतर 25, यदि उनमें से छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या में कौन होगा। तो दो संख्याओं का अंतर 25, यदि उनमें से छोटी संख्या x है। तो 51 को सॉल्व करते हैं तो आता है उत्तर सी। 52 52, इसका उत्तर सॉल्व करेंगे तो 52 का उत्तर आ जाएगा बी। किसी हॉस्टल में 40 लड़के और 45 दिन का खाना, यदि 10 लड़के चले गए तो खाद्य सामग्री में कितने दिनों तक चलेगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो पता चलता है इसका उत्तर आ जाता है 52 का बी, यानी 60 दिनों तक चलेगा। 53 नंबर जो है, देख रहे हैं कि एक समलंब का क्षेत्रफल 1000 है वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 45 और 35 है, तो समलंब की ऊंचाई। तो हम लोग जानते हैं समलंब का कि इधर 1000 बराबर 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 3 80 गुना ऊंचाई। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा समलंब का 53 का ए, यानी कि 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग तीसरा पेज की ओर बढ़ रहे हैं। 54 नंबर सवाल है। 54 नंबर में कहा जा रहा है कि एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 54 का अगर हम लोग उत्तर देखें तो उत्तर हो जाएगा इसका सी। 55 का भी उत्तर हो जाएगा सी। 56 एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 वर्ग मीटर है। 56 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। प्लेइंग कार्ड यानी कि ताश में बादशाह की कितनी संख्याएं होती है। तो 57 का उत्तर हो जाएगा ए, बादशाह 4 होता है। सभी जितने भी कलर के कार्ड होते हैं, किस संख्या का को -5 ⁻⁻1 से गुना किया जाए तो गुणनफल 10⁻⁻1 हो जाए। तो 58 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उत्तर हो जाएगा बी। 59 घन के आकार का प्रकार निम्नलिखित में कैसा होता है। तो 59 का उत्तर हो जाएगा बी, 3D त्रिविमीय होता है। 60 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 60 को अगर सॉल्व करते हैं कि किसी वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग की भुजाओं को मिलाने वाले से बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 60 का उत्तर आता है, जो यहाँ के उत्तर से मैच नहीं करता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाण 28 सेंटीमीटर है, तो उसका शीर्षलंब क्या होगा। तो 61 का अगर हम लोग सॉल्व करके आते हैं तो देखते हैं इसका उत्तर होगा ए। 62 5 सेंटीमीटर किनारे के एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो 62 को अगर सॉल्व करते हैं तो 125, चूँकि 5 पर क्यूब। और 63 यदि किसी बेलन की त्रिज्या दूनी और ऊंचाई आधी कर दिया जाए तो मूल बेलन नए बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो πr² h, यानी स्क्वायर हो गया 2 दूनी 4, 4 फिर 2 आधा हो गया तो 2, तो 2:1 होना चाहिए, यानी कि 63 का उत्तर हो जाएगा 2:1। ओ सॉरी, पहला 1 क्या कर रहा है, मूल वेतन, सॉरी, तो 1:2 होगा। अगर मूल वेतन और नए बेलन कह रहा है, नए बेलन और मूल बेलन कहता तो 2:1। फिर आते हैं, कह रहा √144 फिल इन द ब्लैक्स में, जिसका सॉल्यूशन होगा 12, तो 12 यानी 64 का हो गया ए। 65 की बात करें तो 65 1 लीटर बराबर कितना मिलीमीटर क्यूब होगा। तो 65 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 10⁶। 1 किलोमीटर क्यूब बराबर कितना डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 66 का उत्तर हो जाएगा सी। इस तरह से हम लोग 66 के बाद आ जाते हैं 67। परिमेय संख्या इतना का गुणात्मक विलोम निकालें। तो 67 को सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा इसका उत्तर होगा बी। 68 का उत्तर हो जाएगा
सी। 69 का उत्तर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 69 का बी -16। 70 का अगर सॉल्व करते हैं तो इसको जोड़ने पे कितना आता है, तो 70 का उत्तर हो जाएगा बी 144। 71 का देखते हैं, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस डैश, तो अंकित मूल्य माइनस क्या हो जाना चाहिए, बट्टा, यानी कि छूट जो मिलता है। तो 71 का ए। 72 का 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर कितना हेक्टेयर के बराबर होगा, तो 72 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी 100 हेक्टेयर के बराबर होगा। 73 का किसी संख्या के दुगुने से 16 घटाने पर परिणाम संख्या के तिगुने से 20 कम के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। तो 73 का अगर हम लोग सॉल्व करते तो ये हो जाता 4। 74 का एक ऐसे घनाभ का आयतन 60 घन मीटर है और आधार का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है, तो ऊंचाई क्या होगा, तो 74 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 3 मीटर। 75 की बात करें तो कागज़ का एक आयताकार टुकड़ा जो कि 22 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है की लंबाई के अनुदिश कागज़ को गोल करके एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो 75 का उत्तर हो जाएगा सी, 462 सेंटीमीटर क्यूब। 76 को सॉल्व करेंगे तो 76 को सॉल्व करने के बाद इसका उत्तर हो जाएगा 1/81। 77 को अगर सॉल्व करते किसी परिमेय संख्या का हर और उसके अंश से 7 अधिक, और यदि अंश एक में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो नहीं भिन्न 1/2 हो जाती है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो पता चलता है 77 का उत्तर हो जाएगा बी। अगले पेज की ओर बढ़ें, ये 78 नंबर क्वेश्चन के लिए है। किसी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध पानी से अधिक है तो दूध की मात्रा क्या होगी, तो 78 को सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर हो जाता है ए, यानी कि 15 लीटर। पाई एक संख्या है, परिमेय अपरिमेय अभाज्य यौगिक, तो 79 का उत्तर हो जाएगा बी, अपरिमेय। लेकिन ये बड़ा ही पेचीदा प्रश्न इसलिए बन जाता है चूँकि कन्फ्यूजन पैदा करता है। अगर 22/7 रहे तो परिमेय, लेकिन अगर ये दशमलव का निरूपण होगा तो अपरिमेय। खैर, हम लोग 80 नंबर का प्रश्न को पढ़ेंगे कि एक घड़ी को 900 रुपया में खरीदी गई और उसे 20% के हानि में बेची गई, तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 900 का 80 यानी 100, 9 × 72, 720 रुपये में, यानी कि उत्तर हो जाएगा 80 का डी। 81 की बात करें तो 81 का उत्तर हो जाएगा सी। एक स्कूटर का अंकित मूल्य 25,000 रुपया, इस पर बिक्री करके 8% है, तो खरीदने के लिए कुल कितनी रकम चाहिए, तो 25,000, तो बिक्री कर 8 है, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 27,000 आता है। 82 का बात करें तो 82 में 5,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो अगर CI निकालते हैं 82 का, तो 82 को सॉल्व करने पे हमारा उत्तर आ जाता है बी, यानी कि 1050 रुपया। 82 के बाद 83 में आते हैं। 83 में 2 अंकों की संख्या का दाहिनी अंक इकाई अंक का तिगुना यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी, तो 60, 62, 64, 66, 83 का, यानी कि हो जाएगा बी 62। 63, 84 की बात करें, निम्नलिखित में कौन संपूर्ण संख्या का उदाहरण है, 6, 2 दोनों इनमें से कोई नहीं, तो 84 को 84 निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण संख्या का उदाहरण है, संपूर्ण संख्या होल नंबर, तो 6 भी है, दोनों है, ये इसका उत्तर हो जाएगा सी। 84 के बाद 85 चले जाते। रोहित ने एक कूलर 4% कर सहित 6500 रुपया में खरीदा। वैट जुड़ने के बाद पूर्व कूलर का मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा, तो 85 का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 6250 रुपया। 86 नंबर सवाल देखते हैं। 86 नंबर का सवाल का एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 12 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगा, जानते हैं 1/2 आधारों का योग गुना शीर्षलंब होता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 86 का उत्तर हम लोगों को मिलेगा ए, यानी 30 मीटर।
एक घन की भुजा 1 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन डेसीमीटर क्यूब में निकालना है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 87 को सॉल्व करने के बाद उत्तर आ जाता है 3.375 यानी कि बी। 88 की बात करें तो 88 में निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो निश्चित रूप से विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो 88 की बात करें तो 88 का उत्तर हो जाएगा बी 431। 88 के बाद 89 आ जाएं। 89 में देखते हैं इसका 89 यानी कि 16.07, चूँकि एक किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ वर्ग में, तो इस भुजा यानी इसका सीधा सीधी वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल अगर निकालते हैं तो पता चलता है 89 का हो जाएगा बी यानी 16.02। 90 का हो जाएगा किसी घन का आयतन 1628 घन मीटर है, तो घन की भुजा कितनी होगी? तो 90 का उत्तर हो जाएगा 12 मीटर यानी कि डी। घन रूट इसको निकाल देंगे तो डी हो जाएगा 12। अब इसका किसका घन रूट 8 होगा? तो 8 8 64 यानी मेरे ख्याल से 512 91, और ये सही उत्तर होगा ए। 92 का देखते 15 ए क्यूब माइनस इतना का सर्वगुणनखंड क्या होगा? तो 15 तो होगा ही और ए भी होगा। तो 92 का अगर उत्तर हम लोग देखते हैं तो होगा ए। 93 की बात करें, दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या y तो छोटी संख्या क्या होगी? तो 93 में देखते हैं, 93 का उत्तर हो जाएगा सी यानी y माइनस 18। 94 की बात करते हैं, कितने समय में 64,005% वार्षिक दर से 68,921 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है? तो इसमें दर को दुगुना आधा कर देना है और समय को दोगुना कर देना है। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो 94 का उत्तर हम लोग को आता है डी यानी कि 3 वर्ष के लिए। 95 की बात करें, 95 में वह राशि क्या होगी जिस पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया दिया होता है, जबकि संयोजन वार्षिक है? तो मेरे विचार से इसका उत्तर हो जाना चाहिए 95 का ए 1000 रुपया का ही हो सकता है। और 96 की बात करें तो 96 समांतर भुजा में आसन्न कोण का योग निम्नलिखित में क्या हो सकता है? तो समांतर भुजाओं में 96 की बात कर रहे हैं तो इसका योग हो जाएगा 180 यानी बी। 97 5x माइनस 7/2 इक्वल टू 14 माइनस 3x/2, अगर इसको आपस में एक्सचेंज करें तो इधर जुड़ जाएगा। तो 5 दूनी 10 3 13x/2 13x/2 बराबर इधर हो जाएगा, ये उधर जाकर जुट जाएगा। तो 14 दूनी 28 28 और 7 35/2 2 2 कट गया, तो 35/13। तो इसका क्या हो जाना चाहिए 97 का ए। फिर आगे बढ़े, महान गणितज्ञ रामानुज किस देश के थे? ये क्वेश्चन बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि हम लोग जिस देश में रहते उसी देश के ये महानुभव थे रामानुज यानी कि भारत के। 99 नंबर में 100 में कितने जो है एक आते हैं? तो ये 21, आप इसको काउंट करेंगे। और 100 नंबर का सवाल है, वैसे कौन से अंक हैं जिन्हें स्वयं से जोड़ने तथा गुना करने पर समान अंक प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 2, चूँकि 2 गुना 2 करते हैं तो 4 और 2 जोड़ 2 करते हैं तो भी 4 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 प्रश्नों का उत्तर को देखा और मेरा विश्वास है कि आपका उत्तर मेरे उत्तर से मैच करता होगा और आप बहुत बेहतर मार्क्स लाएंगे। मेरी ओर से और हमारे संस्थान की ओर से आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।